हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ में यूपीपीएससी आर ओ री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आज जो प्रैक्टिस हम लोग सॉल्व करेंगे यूपीपीएससी वन द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये आपका टेस्ट नंबर 6 है जो हाल ही में पब्लिश किया गया है। तो इसके अंतर्गत हम लोग जीएस और हिंदी वाले सेक्शन को कवर करेंगे। ये आपका फुल टेस्ट होगा और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है हम हिंदी सॉरी जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे, बाकी हिंदी वाले सेक्शन को अगले वीडियो में कवर किया जाएगा जिससे कि वीडियो बहुत अधिक लंबी ना हो। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें जिससे कि उनको भी नोटिफिकेशन मिलते रहें और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आर ओ के लिए पब्लिश किए जाते हैं चाहे वो जीएस से रिलेटेड हो या फिर हिंदी से हो, समय से आप लोगों को मिलते रहें। बाकी ये पेड ग्रुप में भी पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा और बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और उसके साथ साथ जो है जो लोग जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। और पेड ग्रुप में आज दोपहर या शाम तक इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं जो कि आर ओ के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे आप लोगों को पेड ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो भी इस समय कोचिंग इंस्टीट्यूट में आर ओ के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, जैसे ही उनके ऐप पर या फिर मार्केट में वो टेस्ट सीरीज आ जाते हैं वो भी सारे टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप लोग इसको लेकर के परेशान बिल्कुल भी ना हो। और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम पे आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए कुछ 150-200 रुपए के लिए अगर आप लोग अपनी तैयारी के साथ समझौता कर रहे हैं तो यह जो है मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी उचित है। और रही बात अगर पेड ग्रुप की हम बात करें तो वहां पे जो इम्पोर्टेंट आपके मटेरियल्स हैं, बाकी जो ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आर ओ के लिए अच्छे मटेरियल्स अच्छे टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं पब्लिश करते हैं वो सारे आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ठीक है, और समय समय पर जैसे वो पब्लिश किए जा रहे हैं प्रोवाइड भी कराए जा रहे हैं, चाहे वो जैसे संस्कृत आईएएस का हो, जीएस वर्ल्ड हो, धे आईएएस का हो, यूपीपीसीएस वन का हो, मेक आईएएस हो। ठीक है, उसके साथ साथ डिकोट एग्जाम द्वारा जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट पब्लिश किए गए थे उसके भी 40 सेट पेड ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो वहां पे अच्छे खासे मटेरियल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मंथली करंट अफेयर है वो भी आप लोगों को वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी जो स्पेशली योजनाओं से रिलेटेड है मतलब कह सकते हैं कि वहां पे अगर आप लोग 150-200 रुपए खर्च कर रहे हैं तो आप लोगों को एक पूरा आर ओ के लिए पूरा कम्बो पैक मिल रहा है। ठीक है, जिसके अंतर्गत अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपको आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, बाकी जो लोग किसी भी कारणवश अगर प्रैक्टिस सेट नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर से पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं वह यूट्यूब चैनल यहाँ पर आकर के टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वही टेस्ट सीरीज यहाँ भी सॉल्व कराया जाता है। तो इससे भी आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बाकी आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें और देखिए इसमें कोशिश ये करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और देखें आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल की जो लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है उसमें आपको करंट अफेयर अपडेटेड मिलेगा तो इससे आप लोगों के करंट अफेयर वाला सेक्शन भी तैयार होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं बहुत ज्यादा लेक्चर ना देते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही कथन का चयन कीजिए। सही आंसर का चयन करना है। ठीक है, देखिए इसमें बात करें भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स के पहले संस्करण का आयोजन पुणे में किया गया था। इसका आयोजन 2 से 5 दिसंबर 2024 के मध्य किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है आपको बताना है, कौन सा विकल्प सही है, कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पहला सही है दूसरा गलत हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें तो भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच जो संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स फर्स्ट है इसके पहले संस्करण का जो आयोजन है पुणे में किया गया था, बात बिल्कुल सही है। और यह जो अभ्यास है 1 से लेकर के 8 दिसंबर के बीच किया गया था, 1 से 8 दिसंबर के बीच किया गया था न कि 1 से 5 दिसंबर के बीच। ठीक, तो ये याद रखिएगा दूसरा आपका गलत हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें इसका जो मुख्य उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्ययन जो उसके 7 जो उसका अध्याय 7 है इसके तहत संयुक्त जो आतंकवाद रोधी अभियान है उसमें भारत का साथ देना और भारत के साथ मिलकर के आतंकवाद को मूल रूप से समाप्त करना, जो भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है उसका समर्थन करना। इसके साथ साथ
संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के दौरान आतंकवाद रोधी संचालन के लिए प्रतिभागियों को तैयार करना और उसके साथ साथ जो है योजनाओं को अंतिम रूप देना और भारत का इसमें जहां तक हो सके योगदान करना, इसमें जो है मुख्य रूप से इस पर समझौता हुआ। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। गलत विकल्प का चयन करना है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 2024 के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का विषय है समावेशी एवं चिर अस्थायी भविष्य के लिए दिव्यांगजनों के नेतृत्व को बढ़ावा देना। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है आपको बताना है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही है, गलत कोई सा भी नहीं है। ठीक है, 3 दिसंबर को याद रखिएगा, प्रतिवर्ष जो है 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2024 की जो थीम है यह समावेशी एवं चिरस्थायी भविष्य के लिए दिव्यांगजनों के नेतृत्व को बढ़ावा देना, यह इसका थीम है। ठीक है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों विकल्प इसका सही है। हाल ही में एशिया के किस देश ने 3 दिसंबर को इमरजेंसी मार्शल लॉ की घोषणा की है। जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया या फिर वियतनाम। इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया द्वारा। ठीक है, दक्षिण कोरिया द्वारा किया गया था और यह उस समय बहुत ज्यादा चर्चा में भी था। ठीक है, और यहाँ पे मार्शल लॉ का जो कारण था, विपक्षी दलों के लोगों का उत्तर कोरिया के साथ मिलकर के देश के विरोधी कार्यों में संलिप्त होने को की आशंका पर जो है लगाया गया था। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन यह मुश्किल से 1 या 2 दिन के बाद ये पुनः जो है इसे बहाल कर दिया गया था। ठीक है, मतलब जो मार्शल लॉ लागू किया गया था इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा विकल्प सही है। हाल ही में नागालैंड में 20वें हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव के आयोजन के एक हिस्से के रूप में अभिलेखीय दर्पण में नागा भूमि और लोग प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है, क्योंकि इसकी देखिए अगर हम बात करें तो यह जो हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया था यह 20वें नंबर का नहीं था, यह 25वें नंबर का हॉर्नबिल महोत्सव था जिसका आयोजन नागालैंड में किया गया था। ठीक है, और 1 दिसंबर को कोहिमा में इसकी क्या की गई थी, इसका जो है शुभारंभ किया गया था। और इसका जो उद्घाटन है नागालैंड के कला एवं संस्कृति सलाहकार श्री के कोन गाम के द्वारा किया गया था। ठीक है, और बाकी अगर इसके बारे में हम कुछ और देखें तो नागा भूमि और लोग, इसकी अगर हम बात करें तो नागा लोगों और उनकी परंपराओं की जो प्रारंभिक धारणाएं हैं इसका उसमें उल्लेख देखने को मिलता है। औपनिवेशिक आक्रमण की अगर हम बात करें तो नागा पहाड़ियों में ब्रिटिश विस्तार और उसका प्रभाव देखने को मिलता है। विश्व युद्ध जैसे वैश्विक संघर्षों के दौरान नागा लोगों का जो योगदान है इसको मुख्य रूप से प्रतिबिंबित किया जाता है। उसके साथ साथ अगर नागालैंड की हम बात करें, नागालैंड राज्य को 1963 ईस्वी में भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था और इसे जो है मतलब कह सकते हैं कि 1963 में यह भारत का एक पूर्ण राज्य बन गया था। ठीक है, तो दूसरा आपका सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटों की संख्या है 288। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चुने गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष राहुल नॉर्वेकर हैं और महाराष्ट्र विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भगत सिंह केशयारी को नियुक्त किया गया है। कौन सा विकल्प इसका गलत होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका गलत है। ठीक है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसकी अगर हम बात करें जो महाराष्ट्र विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, महाराष्ट्र विधानसभा का स्पीकर को दोबारा जो अगर हम बात करें नॉर्वेकर को विधानसभा स्पीकर चुना गया था दोबारा और दूसरे शख्स बने हैं। और उनसे पहले बाला साहेब भारदे महाराष्ट्र विधानसभा में लगातार 2 बार अध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बाकी प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो यहाँ पर जो है कालिदास कोलंबकर को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। हाल ही में अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है यह आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, इसके द्वारा की गई है, जिसमें अगर हम बात करें अन्न चक्र जो पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला को अनुकूल और भारत के जो ग्रामीण जनसंख्या है अधिक लोगों को इसके दायरे में लाना और इसका समुचित मतलब कह सकते हैं कि इसमें जो बिचौलियों का हस्तक्षेप होता है उसके साथ साथ जो उसको इनकी आवश्यकता है उन तक जो है पीडीएस के माध्यम से खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करना या मुझका इसका जो है मुख्य रूप से क्या है उद्देश्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका सी हो जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी ये आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है, इसको आप लोगों को
पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का निर्माण किया गया है जिसका नाम है एजिथ्रोमाइसिन और इसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है ये आपको बताना है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए हाल ही में पहले स्वदेशी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक नेफ्रिथोमाइसिन का निर्माण किया गया है, न कि एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। इसका नाम क्या है। इसका नाम है आपका, इसका जो नाम है वह नेफ्रिथोमाइसिन है। नेफ्रिथोमाइसिन, नेफ्रिथोमाइसिन, ठीक। इसका निर्माण किया गया, ठीक। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और अगर देखें इसके बारे में तो यह जो है एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोधी के खिलाफ लड़ाई में मुख्य रूप से योगदान देता है और यह जो है भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उसके साथ साथ रोगाणु प्रतिरोधी की बात करें तो यह तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी रोगाणुरोधी दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं। दवा प्रतिरोध के परिणामस्वरूप एंटीबायोटिक्स और अन्य रोगाणुरोधी दवाएं अप्रभावी जब हो जाते हैं और संक्रमण का इलाज करना मुश्किल हो जाता है या फिर असंभव हो जाता है, जिससे बीमारी फैलने लगती है या किसी या गंभीर या विकराल रूप धारण कर लेती है, जिससे ज्यादातर परिस्थिति या कुछ परिस्थिति में मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। और इसे बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट काउंसिल BIRAC के समर्थन से वॉकहार्ट द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के समर्थन से वॉकहार्ट द्वारा इसका विकास किया गया है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसे मीक्रॉफ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मीक्रॉफ के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है, ठीक है। हाल ही में आयोजित हला मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया था। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन या फिर संयुक्त अरब अमीरात। इसका आयोजन कहाँ हुआ था। इसका जो आयोजन है वो कुवैत में किया गया था। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। 21 दिसंबर को जो प्रधानमंत्री मोदी कुवैत दौरे पर थे और यहाँ के शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में हला मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम के कुवैत के विभिन्न समुदायों के भारतीय नागरिक इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। और याद रखिएगा 43 वर्षों के अंतराल के बाद 43 वर्षों के अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा है, ठीक है। तो याद रखिएगा सही आंसर इसका भी हो जाएगा। और इस यात्रा के दौरान भारत और कुवैत के बीच प्राकृतिक गैस को लेकर के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया गया था, ठीक है। प्राकृतिक गैस को लेकर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था, ठीक। MOU पर हस्ताक्षर हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सही आंसर इसका भी हो जाएगा। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बारे में कौन सा विकल्प सही है। इसके 5वें संस्करण का आयोजन 11 दिसंबर 2024 को देश भर के 51 केंद्रों पर किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाली कुछ गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए मंच प्रदान करके उत्पाद, नवाचार और समस्या समाधान मानसिकता की संस्कृति को विकसित करना। इसमें आपको सही विकल्प का पहचान करना है, ठीक है। फूड के हिसाब से बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा सही, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की बात करें तो इसकी 7वीं संस्करण का आयोजन 11 दिसंबर 2024 को हुआ था और इसे जो है 51 केंद्रों पर इसका आयोजन किया गया था और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया था। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ था। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। इसका आयोजन कहाँ किया गया था। देखिए इसका जो आयोजन है यह किया गया था उत्तराखंड में। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया गया था और विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 के संस्करण का जो विषय है वह डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद का एक परिप्रेक्ष्य, यह इसका थीम है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, यह जो 10वां आयुर्वेद कांग्रेस है यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है, ठीक है। यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 2 वर्षों के अंतराल पर इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। और इसका जो आयोजन है विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। उत्तराखंड के देहरादून में इसका आयोजन किया गया था। सही आंसर ये है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है उसकी पहचान करनी है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 के विजेता डी गुकेश बने हैं और इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हरा करके एक खिताब जीता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा।
इसका जो सही आंसर है, सॉरी कौन सा विकल्प गलत होगा ये बताना है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दूसरा गलत है, पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, दी गुकेश जो अब तक के सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बन गए हैं, और गुकेश 14वें गेम में चीन के डिंग लीरेन को हरा करके यह खिताब इनके द्वारा जीता गया था। और यह भारत के विश्वनाथन आनंद के बाद शतरंज में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। और वैश्विक स्तर पे अगर हम बात करें तो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और भारत में दूसरे हैं। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। यह जो है चाइना के जो डिंग लीरेन है, चाइना के डिंग लीरेन को पराजित करके इन्होंने यह खिताब जीता था, चाइना की डिंग लीरेन को। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी, दूसरा गलत है, पहला सही हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के बारे में देखिए। 1987 में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट को प्रकाशित किया जा रहा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला का 17वां रिपोर्ट है। कौन सा विकल्प इसका सही है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए फुट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। और 1987 से भारतीय वन संरक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, मतलब 2 वर्षों के अंतराल पर इसका प्रकाशन होता है। इसके पहले 2021 में प्रकाशित किया गया था, और अभी हाल ही में जो प्रकाशित हुआ है वह 2023 में हुआ है। और दूसरे में आपका विकल्प में क्या था कि यह 17वीं रिपोर्ट थी, जो कि गलत है। ठीक है, यह 17वीं नहीं बल्कि 18वीं रिपोर्ट थी। ठीक है, 17वीं नहीं 18वीं रिपोर्ट थी, इसलिए पहला आपका सही हो जाएगा और दूसरा जो है वो गलत है। बाकी इसके बारे में कुछ और देखें तो वर्तमान जो 2023 का रिपोर्ट है इसके अनुसार कुल वनावरण और वृक्षावरण जो है 8,27,367 वर्ग किलोमीटर हो गया है। ठीक है, कितना हो गया, 8,27,367 वर्ग किलोमीटर हो गया है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर हो गया, याद रखिएगा। ठीक, और वनावरण का जो क्षेत्रफल है यह 21.6% है। वनावरण का जो क्षेत्रफल है वह 21.6% है। देखिए जो आपका नवीन जो 2023 का जो वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया गया इससे रिलेटेड या फिर अन्य जो मेजर आपके चेंजिंग हुए हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, उसके लिए एक वीडियो तैयार किया जा रहा है। ठीक है, कंटेंट तैयार किया जा रहा है, वो जैसे हो जाता है उसके लिए जो है वीडियो बनाया जाएगा, जिससे कि इससे रिलेटेड आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी आप लोगों के कवर हो जाए। ठीक है, तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं या फिर से जो भी आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे बाकी पेड ग्रुप में प्रोवाइड कराया जा रहा है, आप लोगों के एग्जाम के लिए सफिशियंट है। बस आप कितने अच्छे से उसे करते हैं आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। यह 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्ज करने वाले शीर्ष 4 राज्यों में कौन शामिल नहीं है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। 2021 की तुलना में देश में वन और वृक्ष आवरण में लगभग जो वृद्धि हुई है, टोटल 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई 2021 की तुलना में। ठीक है, जिसमें से अगर हम बात करें वनावरण में जो वृद्धि हुई है वह 156 वर्ग किलोमीटर की हुई है। किसमें? वनावरण में, वनावरण में। ठीक, और वृक्षावरण में जो वृद्धि हुई है, वृक्षावरण में जो वृद्धि हुआ है यह हुआ है आपका 1289 किलोमीटर, 1289 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। ठीक है, और इसमें सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने वाले जो 4 राज्य हैं उसमें अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ आपका पहले नंबर पे है, छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे है। उत्तर प्रदेश इस मामले में दूसरे नंबर पे है। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने के मामले में। ठीक है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। उड़ीसा इस मामले में तीसरे नंबर पे है, उड़ीसा इस मामले में तीसरे नंबर पे है। और राजस्थान चौथे नंबर पे है, राजस्थान जो है चौथे नंबर पे। ठीक है, तो डी आपका गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ मुबारक अली कबीर से सम्मानित किया गया? बहरीन, ओमान, ईरान या फिर कुवैत। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कुवैत द्वारा यह सम्मान जो है दिया गया था। ठीक है, इनके कुवैत दौरे के समय द ऑर्डर ऑफ मुबारक अली कबीर से सम्मानित किया गया था। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, और बाकी इसके अलावा जो प्रधानमंत्री मोदी को अब तक अवार्ड प्राप्त हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब हाल फिलहाल में जो पुरस्कार जो मतलब अवार्ड दिए गए उनकी अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान द्वारा इनको स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान की उपाधि दी गई थी। फिलिस्तीन द्वारा ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन,
बहरीन द्वारा किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रिनेसांस, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद, फिजी द्वारा कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, फ्रांस द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट और भूटान द्वारा ऑर्डर ऑफ द डूक क्यालपो। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? 10 से 20 दिसंबर 2024 तक दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया और इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया था। इसमें गलत विकल्प का आपको चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें 10 से 20 दिसंबर के बीच में न होकर के इसका जो आयोजन है 12 से लेकर के 22 दिसंबर के बीच में किया गया था। ठीक है, तो पहला आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक, बाकी अगर इसके बारे में हम कुछ और देखें तो इस आयोजन ने राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजनों की जो असाधारण प्रतिभा है और उनका सांस्कृतिक योगदान को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया गया था इसके माध्यम से। ठीक है, और 11 दिवसीय उत्सव के दौरान पूरे देश के दिव्यांग कलाकारों ने संगीत, नृत्य, चित्रकला, नाटकीय प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी जो योग्यता है, अपनी जो कह सकते हैं कि उनकी जो रचनात्मकता है, उनका जो कौशल है, इसका इन्होंने प्रदर्शन किया था। सही आंसर इसका हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा विकल्प सही है? मध्य प्रदेश के खजुराहो से केन बेतवा जोड़ो परियोजना का उद्घाटन किया गया। यह योजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के तहत देश की पहली नदियों को जोड़ने वाली परियोजना है। आपको बताना है कूट के हिसाब से कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। और इसे अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो से कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कई का शिलान्यास किया गया था। और यह जो है रांची परिप्रेक्ष्य के तहत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना भी होगी। इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों को सिंचाई सुविधा से क्या किया जाएगा, उसे आवंटित कराया जाएगा। ठीक है, बाकी केन बेतवा जोड़ो परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दामोह और सागर सहित टोटल 10 जिले और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी जिले को मुख्य रूप से जल की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और बाकी इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इससे जो है लगभग 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। ठीक है, 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा इससे। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है। ऊर्जा की आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओकारेश्वर में स्थापित ओकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना का उद्घाटन किया गया। यह परियोजना कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के सरकार के मिशन में योगदान देगी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, ये आपको बताना है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन और कारण दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। बाकी अगर हम बात करें इसके बारे में, अगर हम और देखें तो जो ओकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना है इसका उद्घाटन किया गया था मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और यह परियोजना कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देगा और भारत सरकार का जो लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का, इसमें भी यह योगदान देगा। तो दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में तीसरे वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया और वर्तमान में प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीर बाल दिवस का आयोजन साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की याद में किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका डी है और प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत सही विकल्प का चयन करना है। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास स्लिनेक्स का आयोजन 17 से 20 दिसंबर तक किया गया। इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही है। भारत और श्रीलंका के बीच जो द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है स्लिनेक्स, इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में किया गया था और 17 से 20 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को 26 दिसंबर 2024 को एम्स में अस्पताल नई दिल्ली में निधन इनका हो गया है। उनके बारे में कौन सा विकल्प गलत है, ये आपको बताना है। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के पश्चिमी पंजाब के गाह गांव में हुआ था
और उन्होंने 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की। 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पहला श्रेणी में ऑनर्स के साथ अपनी ट्राइपोज प्राप्त किया था। फुट के हिसाब से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। फुट के हिसाब से आपको बताना है, एक सेकेंड। सितंबर 1984 से जनवरी 1986 तक ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी कार्य किए थे और मनमोहन सिंह 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? गलत विकल्प का आपको चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका गलत है, ठीक है। 1984 से 1986 तक वो आरबीआई के गवर्नर थे, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए इनकी अगर हम बात करें, इनके बारे में अगर हम कुछ देखें, जो इनके द्वारा मुख्य रूप से जो इनका जो योगदान रहा है उसमें अगर हम सॉरी 1969 में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर इनको बनाया गया था। 1971 में तत्कालीन विदेश व्यापार मंत्रालय में इनको आर्थिक सलाहकार के रूप में इनका चयन हुआ था। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में यह 1972 से 76 तक कार्य किए थे। आर्थिक कार्य विभाग के सचिव इनको 1976 से 1980 तक बनाया गया था और 1980 से 1982 तक यह आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किए थे। तो 84 से 86 नहीं है, 1980 से 82 है, ठीक है। 1980 से 82 है। बाकी इनके द्वारा जो है डॉक्टर जो मनमोहन सिंह हैं, इनको अनेक पुरस्कार और सम्मान के अलावा दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान अर्थात पद्म विभूषण से 1987 में सम्मानित किया गया था। उन्हें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहर नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार 1995 में दिया गया था। वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड 1993 में इन्हें प्राप्त हुआ था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एडम स्मिथ अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1956 में। सॉरी 1991 से 1996 तक यह भारत के वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था, ठीक है। 1991 से 1996 तक और इसी समय जो है एलपीजी रिफॉर्म भारत में आया था, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म, ठीक। उसके साथ साथ 2004 को भारत के प्रधानमंत्री बने और 2009 तक पहले कार्यकाल के रूप में इन्होंने अपने प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा किया और फिर 2009 से 2014 तक दूसरी बार इन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा किया, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी आरबीआई के गवर्नर के रूप में इन्होंने 1980 से 82 तक कार्य किया था, ठीक है। तो सी जो है वो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? 1 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नागालैंड राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ठीक। बाकी कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात करें तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। सही आंसर इसका ही हो जाएगा। हाल ही में वर्ल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? इटली, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील या फिर अमेरिका? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका द्वारा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। विश्व एड्स दिवस 1988 से हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है और 2024 की थीम है सही रास्ते पर चलो, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। सही रास्ते पर चले, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। कौन सा विकल्प इसका सही है आपको बताना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1988 से प्रत्येक वर्ष इसे मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 2024 की थीम सही रास्ते पर चले, मेरा स्वास्थ्य और मेरा अधिकार। ऑप्शन सी। बाकी आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है, इसे आप लोग पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वी रामा सुब्रमण्यम, के सीकरी, डीवाई चंद्रचूड़ या फिर शेखर यादव? किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी रामा सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही है। यह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं, ठीक है। और बाकी जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, ठीक। ऑप्शन हो जाएगा। आरबीआई के वित्तीय क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार एवं नैतिक इस्तेमाल के बारे में रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? शक्तिकांत दास, पुष्पक भट्टाचार्य या फिर राहुल नवीन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्पक भट्टाचार्य। ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 डोनाल्ड ट्रंप को घोषित किया गया है।
ट्रंप को यह उपलब्धि पहली बार प्राप्त हुआ है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए पहला तो आपका सही है लेकिन दूसरा गलत है। ट्रंप को यह उपलब्धि पहली बार प्राप्त हुई, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। इससे पहले इससे पहले 2023 में टेलर स्विफ्ट को टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। ठीक है। बाकी अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप जो है, इससे पहले इन्हें 2016 में इन्हें जो है टाइम पर्सन ऑफ द मैगजीन ऑफ द ईयर चुना गया था 2016 में। ठीक है। बाकी इससे पूर्व 2023 में टेलर स्विफ्ट को टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। ठीक है। तो याद रखिएगा 23 में टेलर स्विफ्ट को, ठीक है, टेलर स्विफ्ट को, और डोनाल्ड ट्रंप को इसके पहले 2016 में चुना गया था। ठीक है। सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक। हाल ही में ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार सलमान रुश्दी की किस पुस्तक पर से भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध हटा लिया गया है? ग्राइमस, मिडनाइट चिल्ड्रन, सेम या फिर द स्टैनिक वर्सेज? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, द स्टैनिक वर्सेज। पहले इस पर भारत में प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन हाल ही में भारत सरकार द्वारा इस किताब के ऊपर से प्रतिबंध को हटा दिया गया है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। सूर्यबाला के उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी को व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कुट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प। प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका सूर्यबाला के उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी एक विशिष्ट पृष्ठभूमि पर रची गई साहित्य है, और यह जो उपन्यास है अमेरिका या फिर विदेश की धरती पर रहने वाले भारतीय मन की व्यथा को इसमें इसका मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। और के बिरला फाउंडेशन द्वारा 2024 के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा 2024 के लिए जो यह पुरस्कार है, व्यास सम्मान है, यह दिया गया है, और प्रत्येक वर्ष के बिरला फाउंडेशन द्वारा ही यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बाकी अगर इनके बारे में हम कुछ और देखें तो इनका जो जन्म है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी साहित्य में एमए करने के बाद पीएचडी की उपाधि मतलब हासिल की थी, और उनकी कई रचनाएं हैं जो भारतीय और विदेशी भाषाओं में जिनकी रचना की गई है। ठीक है। जैसे सजाए हाफ्ता पर बनी टेलीफिल्म को 2007 में सर्वश्रेष्ठ टेलीफिल्म का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इनका जो संबंध है उत्तर प्रदेश से है, और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। ठीक। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। के बिरला फाउंडेशन की ओर से 2024 का घनश्याम दास बिरला पुरस्कार प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को दिया गया है। जॉर्ज का शोध प्रेस जॉर्ज का जो शोध प्रेस है, जॉर्ज का शोध क्षेत्र सुप्रामोलिक्यूलर रसायन है, जिसमें प्रोटीन न्यूक्लियोसाइड जैसे जैविक संयोजन के कमजोर अंतर आणविक परस्पर क्रिया का अध्ययन किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? सही विकल्प का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से उत्तर प्रदेश के किस बालक या बालिका को सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। सौरभ कुमार, साक्षी अग्रवाल, अयान सज्जाद या फिर गोल्डी कुमार? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, साक्षी अग्रवाल को। ऑप्शन बी इसका सही है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। गोदीबाड़ा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता है। मोहनजोदड़ो के निचले नगर में आवासीय भवनों के साथ दिखाई देते हैं। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? सही विकल्प का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 4 सही है, तीसरा गलत है। गोदीबाड़ा मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा विशेषता है, यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। देखिए अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, और इस विशाल नगरीय संरचना के निम्नलिखित नगरों में आवासीय भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गोदीबाड़ा आधुनिक बंदरगाह मोहनजोदड़ो में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है? यह आपके जो आपका गोदीबाड़ा है, यह आपके कहाँ पे? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी 1 2 4 सही है। ठीक है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। 516 ईसा पूर्व में भारत पर हुए ईरानी आक्रमण के बारे में देखिए। यह आक्रमण भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर हुआ था। पहला आक्रमण दाराय बाहू या जिसे दराय बाहू डेरियस कहा जाता है, इसके नेतृत्व में हुआ था, और डेरियस ने पंजाब और सिंध को जीत लिया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है।
ठीक है, सही भी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। भारत पर पहला जो ईरानी आक्रमण हुआ था डेरियस या दराय बाहू के नेतृत्व में 516 ईस्वी में हुआ था। 516 ईस्वी में हुआ था। और इसके द्वारा पंजाब और जो सिंध प्रांत है इसको विजित कर लिया गया था। ठीक है, पंजाब और सिंध प्रांत को विजित किया गया था, याद रखिएगा। तो सही भी विकल्प इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? आर्थिक जीवन की जानकारी फाहियान की यात्रा वृतांत से मिलता है। जैन धर्म को धनी वर्ग का समर्थन प्राप्त था। मगध है नगरों और धनवानों से भरा हुआ क्षेत्र था। कौन सा विकल्प गुप्त काल के आर्थिक जीवन के बारे में सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। जैन धर्म को धनी वर्ग का समर्थन प्राप्त था, जी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, गुप्त काल के बारे में अगर हम बात करें, इसके आर्थिक जीवन के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो फाहियान की यात्रा वृतांत जो फोक्यूकी है इससे हमें जानकारी मिलती है। और इसके अनुसार साधारण जनता प्रतिदिन विनिमय में वस्तुओं की अदला बदली मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से वस्तुओं का लेन देन होता था। मतलब पैसे का जो प्रचलन है वो नहीं होता था। ठीक है, कहीं कहीं पे अगर इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है जहाँ पे पैसे का प्रयोग होता था तो पैसे के रूप में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, पैसे के रूप में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था जिसकी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, और इसके बाद जो है अगर हम बात करें, बौद्ध यात्री जो फायान है इसमें धनी लोग बौद्ध धर्म का संपोषण ऐसा कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म को क्या कहते थे, पोषित करते थे, न कि जैन धर्म को। ठीक है, किसके अनुसार? जो बौद्ध भिक्षु फायान है उसके अनुसार। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। जैन धर्म को नहीं बल्कि जो धनी वर्ग थे इनके द्वारा बौद्ध धर्म को पोषण दिया गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म को। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कदम्ब राजा की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। इस राज्य का विस्तार कर्नाटक और कोंकण तक था। कदम्ब राज की राजधानी थी कोलार। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत है। ठीक है, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि कदम्ब राज्य की अगर हम बात करें इसकी राजधानी कोलार न होकर किसकी राजधानी थी? बनवासी। कदम्ब राज की राजधानी बनवासी थी। ठीक है, तो सही आंसर पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा। बाकी अगर इसके बारे में अगर हम कुछ और देखें तो पल्लवों के बाद कदम्ब राज की स्थापना की गई थी और मयूर शर्मन द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। कदम्ब राज के जो विस्तार है 4वीं सदी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण क्षेत्र तक इसका मुख्य रूप से विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। प्राचीन कालीन कला और साहित्य के बारे में कौन सा विकल्प सही है? उत्तर काले पालीदार निर्माण उन्नत अवस्था में थे। बुद्ध की पहली मूर्ति गांधार शैली में बनाई गई। गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण प्रस्तर खंड में हुआ। कौन सा विकल्प इसमें से सही है ये आपको बताना है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए गुप्तोत्तर काल के बारे में अगर हम बात करें तो गुप्तोत्तर काल में भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया और अब भूमि स्वामी न तो स्वयं भूमि पर कृषि करते थे और न ही प्रत्यक्ष रूप से कर वसूलते थे। अब भूमि आबाद करने और कर वसूली का जो अधिकार है बटाईदारों या फिर गैर स्वामित्व प्राप्त किसानों को दे दिया गया था। एक सेकंड, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 35 उत्तर काले पाली स्मृत भांड प्राचीन काल की भी इसके बाद बिल्कुल सही है। बुद्ध की पहली मूर्ति गांधार शैली के अंतर्गत बनाई, ये भी सही है। गुप्त काल में मंदिरों का जो निर्माण है प्रस्तर खंड में हुआ था, ये गलत है। ठीक है, गुप्त काल में जो मंदिरों का निर्माण है वह प्रस्तर खंड में नहीं हुआ था। ठीक है, प्रस्तर खंड में नहीं हुआ था। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहला दूसरा इसका सही है। ठीक है, पहला दूसरा सही है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, गुप्त काल में जो मंदिरों का निर्माण है यह ईंटों का प्रयोग करके बनाया गया था। ठीक है, ईंटों का प्रयोग करके मंदिरों का निर्माण किया गया था। ठीक, तो पहला दूसरा आपका सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गुप्तोत्तर कालीन कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इस समय कृषि अर्थव्यवस्था के केंद्र में बटाईदार या गैर स्वामित्व प्राप्त किसान आ गए थे। कृषि भूमि अनुदान की पद्धति को समर्थन प्राप्त हुआ था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। रजिया सुल्तान के बारे में देखिए, रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री है। मिनहाज ए सिराज ने रजिया को उसके भाइयों में सबसे अधिक योग्य और सक्षम बताया है। होयसल वंश की रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार समानता रखता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? फूड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय
काकतीय वंश का राज था और उस वंश की राजधानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया सुल्तान के व्यवहार से कोई समानता नहीं मिलती है। ठीक है, तो तीसरा गलत है, बाकी पहला दूसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक, बाकी रजिया सुल्तान की बात करें तो इसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था और पुरुषों के समान यह कुबा कोट और कुलाहा टोपी पहन करके दरबार में बैठती थी। और मिनहाज उस सिराज ने कहा है कि रजिया सुल्तान अपने भाइयों में सर्वश्रेष्ठ थी। ठीक, अपने भाइयों में सबसे अधिक सक्षम थी। ठीक, और इसने भी कहा था कि अगर रजिया सुल्तान एक महिला ना होती तो इसका जो उल्लेख है इतिहास में एक मतलब अच्छे शासक या कह सकते हैं कि एक शक्तिशाली शासक के रूप में दर्ज होता। ठीक है, तो पहला दूसरा इसका सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन हुसैन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? उसने हिंदुओं को ऊंचे ऊंचे पद दिए थे। धर्मात्मा वैष्णवों के रूप में विख्यात दो भाई रूपा और सनातन ऊंचे पदों पर आसीन थे। वह महानारायण वैष्णव संत चैतन्य का बहुत आदर करता था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प अलाउद्दीन हुसैन के बारे में सही है। तीनों विकल्प इसके बारे में सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, महाप्रभु चैतन्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक सूफियों की भांति चैतन्य ने संगीत गोष्ठी को लोकप्रिय बनाया। चैतन्य के अनुसार उपासना प्रेम और भक्ति एवं नृत्य और संगीत में निहित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प चैतन्य महाप्रभु के बारे में सही है। चैतन्य के जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है बंगाल में हुआ था। चैतन्य का जन्म बंगाल में हुआ था 1486 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था बंगाल में। ठीक है, और यह वैष्णव आंदोलन के एक महान संत थे। इनके द्वारा कृष्ण भक्ति पर बल दिया गया और यह कृष्ण भक्ति के मध्यम मार्गी स्वरूप के क्या थे? प्रणेता थे। ठीक है, इनके द्वारा गोसाई संघ की स्थापना की गई थी, ये भी याद रखिएगा। इनके द्वारा गोसाई संघ की स्थापना की गई थी, गोसाई संघ की। ठीक है, इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की थी। ठीक, चैतन्य या ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति नृत्य और संगीत में ईश्वर की उपासना करने और ईश्वर के सानिध्य मानते थे, मतलब ईश्वर के समीप पहुंचने का जो यह एक मार्ग है। ठीक है, मतलब नृत्य और संगीत जिसके माध्यम से हम ईश्वर के समीप पहुंच सकते हैं। और इनका मानना था कि प्रेम और भक्ति के भाव में डूबा संगीत और नृत्य ईश्वर की उपस्थिति और ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग है। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प इनके बारे में सही है। बाबर के बारे में देखिए, अफगान बाबर से पराजित हुए। अफगान जो है या बाबर से पराजित हो गए, लेकिन मुगल शासक को मन से स्वीकार नहीं कर पाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अफगानों का प्रभुत्व स्थापित था। अफगानों के पास लोकप्रिय नेता नहीं था। कूट के हिसाब से आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बाबर के बारे में अगर हम देखें तो घाघरा के युद्ध 1529 ईस्वी में अफगानों ने बाबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया, लेकिन वह स्वतंत्र शासक के लिए प्रस्तावित रहे। अर्थात यह हमेशा कोशिश करते रहे कि बाबर से स्वतंत्र होकर के अपने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करें। और अफगान मुगलों के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करके कन्नौज तक पहुंचे थे। अफगान सरकारों की सहायता बंगाल का शासक और इब्राहिम लोदी का दरबार नुसरत शाह कर रहा था, लेकिन अफगानों की सबसे बड़ी जो कमजोरी थी उनके पास कोई लोकप्रिय एवं सक्षम नेता का अभाव था। ठीक है, तो तीनों विकल्प इसके सही होंगे। शिवाजी के समय के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। मुगलों ने 1657 में बीजापुर पर आक्रमण किया, जिससे शिवाजी बीजापुर के प्रतिशोध से बच गए। शिवाजी ने 1665 में मुगल क्षेत्र पर प्रवेश कर अपना खजाना भर लिया था। कौन सा विकल्प शिवाजी के बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। 1657 ईस्वी में बीजापुर शासकों पर मुगल सैनिकों ने आक्रमण कर दिया और इस संघर्ष में बीजापुर के शासक इतने उलझ गए कि शिवाजी स्वयं बीजापुर के शासकों के प्रतिशोध से बच गए थे। शिवाजी 1665 ईस्वी में नहीं बल्कि 1657 ईस्वी में मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किए थे और बहुत अधिक धन संपदा को लूट लिया था। ठीक है, तो पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। 1665 न होकर के 1657 ही है। ठीक है, 1657 सही आंसर इसका ये हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। मुर्शिद कुली खां के बारे में देखिए, मुर्शिद कुली खां भू राजस्व बंदोबस्त के बारे में जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया। उसने ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की इजारा व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उसने गरीब किसानों खेतिहरों आदि की सहायता के लिए तकावी ऋण प्रदान किया। कौन सा विकल्प मुर्शिद कुली खां के बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। देखिए, इसके बारे में अगर हम देखें, मुर्शिद कुली खां ने ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की जो इजारा व्यवस्था है इसको प्रारंभ किया था
न कि समाप्त किया था। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। बाकी इसके बारे में अगर हम देखें तो इसने स्वतंत्र शासक के रूप में बंगाल के प्रशासन को स्थापित किया। उसने बंगाल के वित्तीय मामलों का प्रबंधन नए सिरे से किया। इसी के साथ साथ नए भू राजस्व बंदोबस्त के द्वारा जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि में इसने बदल दिया था। मुर्शीद कुली खान ने स्थानीय जमींदारों और सौदागर साहूकारों के बीच से राजस्व वसूलने वाले किसान और सौदागर जो साहूकार थे इनकी भर्ती की है, और इसी के साथ गरीब खेतिहरों का कष्ट दूर करने के लिए भू राजस्व देने में जो समर्थवान लोग थे वह दे सकते हैं। जो बहुत ज्यादा गरीब थे उनको जो है एक्सेप्शन दिया गया कि कुछ वर्षों तक या जब तक इनका उत्पादन केंद्र विकसित न हो जाते हैं या फिर से इनका जो अच्छा उत्पादन न होता है तब तक यह भू राजस्व कर न दे। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18वीं सदी में भारत में शिक्षा परंपरागत थी और उसका पश्चिमी क्षेत्र में हुए द्रुत परिवर्तन से कोई संपर्क नहीं था। हिंदुओं में उच्च शिक्षा फारसी माध्यम से होती थी। यद्यपि प्राथमिक शिक्षा मुख्य रूप से ब्राह्मण और राजपूत तथा वैश्य जैसी जातियों तक ही सीमित थी, किंतु छोटी जातियों के भी कई लोग बहुधा उसे प्राप्त कर लेते थे। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का आपको चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दूसरा गलत है। हिंदुओं में उच्च शिक्षा फारसी माध्यम से दिया जाता था, आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि 18वीं सदी में भारत के हिंदुओं में उच्च शिक्षा का जो माध्यम था वह फारसी नहीं बल्कि क्या था? संस्कृत था। ठीक है, संस्कृत था। ठीक, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा गलत है। बाकी पहला और तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 18वीं सदी के प्रारंभ तक इंग्लैंड एवं फ्रांस की कंपनियों का यूरोप और भारत के मध्य व्यापार पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। व्यापारिक प्रतिद्वंदिता तथा अधिक से अधिक लाभ के कारण कंपनियों के मध्य झगड़े भी हुए थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने को लेकर के जो इंग्लैंड और फ्रांसीसी हैं इनके बीच में द्वंद्व, ऐसा कह सकते हैं कि झड़प होती रहती थी। ठीक है, कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किनका अधिकार हो। ठीक है, इसको लेकर के युद्ध होते रहते थे। ठीक, सही आंसर इसका सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए, 1857 ईस्वी तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और शेष 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते हुए एक भौगोलिक शक्ति बन गई थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। 1857 ईस्वी तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया था 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो देश के शेष भूभाग हैं और उसकी जो आबादी है इस पर कंपनी का अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ था। 1857 ईस्वी के पूर्व जो व्यवहारिक ईस्ट इंडिया कंपनी इसने समस्त भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया था। ठीक है, और यह जो है एक व्यापारिक कंपनी से एक भौगोलिक शक्ति के रूप में उभर करके सामने आ गई थी। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भारी असर पड़ा। इस कानून के द्वारा अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही आ रहा है कि आर एक ही सही व्याख्या करता है, और यही वजह है कि बहुत से जनजाति विद्रोह जो हुए थे वन हस्तक्षेप या कह सकते हैं कि वन अधिकारों में उनके हस्तक्षेप या जो उनका जो मुख्य रूप से जंगलों में उनका जो अधिपत्य था, उनका जो अधिकार था, जहाँ पे स्वतंत्र रूप से रहते थे और यहाँ जंगली जो प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्स है उसका यह लोग प्रयोग करते थे, उस पर जो है अंग्रेजों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, जिस कारण आदिवासियों ने बहुत ही व्यापक स्तर पर समय समय पर विद्रोह भी किया था। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है और आगे की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है? अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा और प्रचार, हिंदू धर्म में सुधार, महिलाओं के अधिकारों का समर्थन, बहुविवाह और महिलाओं का अपमानजनक स्थिति का विरोध। कूट के हिसाब से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, कूट के हिसाब से आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प राजा राम मोहन राय के बारे में सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय के बारे में सभी विकल्प सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1878 ईस्वी में पारित शस्त्र अधिनियम भारतीयों के हथियार रखने को प्रतिबंधित कर दिया। सरकार 1883 में इलवर्ट बिल लाई थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए, 1878 का जो शस्त्र अधिनियम आया था इसके अंतर्गत प्रावधान क्या किया गया था? इसके अंतर्गत प्रावधान ये था कि अगर किसी भारतीय को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार चाहिए तो उसे लाइसेंस लेने की जरूरत थी, उसको लाइसेंस लेना अनिवार्य था उसके लिए।
लेकिन उसी वक्त अगर किसी ब्रिटिश नागरिक, किसी अंग्रेज को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार लेने की अगर जरूरत है तो उसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं था, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। जिसके कारण जो है भारतीयों द्वारा बहुत ही व्यापक स्तर पे विरोध किया गया था। बाकी इल्बर्ट बिल विवाद जो रिपन के समय में आया था, इसमें क्या प्रावधान किया गया था? रिपन के समय में आया था, इसमें यह प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय न्यायाधीश है, अगर कोई भारतीय न्यायाधीश है तो उसके द्वारा किसी अंग्रेज से संबंधित जो मामला है, किसी अंग्रेज व्यक्ति से संबंधित कोई मामले की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश द्वारा किया जा सकता है। इल्बर्ट बिल के माध्यम से यह अधिकार देने के लिए यह बिल लाया गया था, ठीक है, कि भारतीय न्यायाधीश को यह अधिकार दिया जाए कि वह अंग्रेजों से संबंधित किसी भी मामले की सुनवाई कर सकता है, ठीक है। जिसका विरोध भारत में उस समय जो अंग्रेज रह रहे थे उनके द्वारा किया गया था कि यह अधिकार जो है भारतीय न्यायाधीशों को न दिया जाए, ठीक है। यही इल्बर्ट बिल विवाद था, जिसको एक समय के बाद बहुत ही व्यापक विरोध देखने के बाद इस बिल को वापस ले लिया गया था, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, जहां क्या किया गया था? कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हो गया था। इलाहाबाद अधिवेशन कब हुआ था? इलाहाबाद अधिवेशन की अगर हम बात करें तो यह हुआ था 1910 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, ठीक है। बनारस अधिवेशन 1905 में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था, ठीक है। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। इलाहाबाद अधिवेशन 1910 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबन द्वारा की गई थी, ठीक है। बाकी 1907 जो कांग्रेस अधिवेशन सूरत में हुआ था, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में और इसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी ने। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4, 2, 1, 3 ऑप्शन है, ऑप्शन है इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित घटनाओं पर विचार कीजिए। ये जो घटनाएं हैं इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है यह हुआ था आपका 31 मार्च 1931 को, ठीक है, 31 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। और पूना समझौता जो हुआ था वह 24 सितंबर 1932 को हुआ था, 1932 को, ठीक है। तो इसे आपको क्रम से लगाना है, ठीक है, क्रम से लगाना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, माउंटबेटन के दशा में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। कूट के हिसाब से आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जो विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया गया था, ठीक है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा तीसरा सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में देखिए कौन सा विकल्प गलत है। उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवगान किया। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? एक सेकेंड। उनके अनेक गीतों में मराठों के बहादुरी का खंडन किया गया है। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना था ना, एक सेकेंड, हाँ, गलत विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डी गलत, ठीक है। डी इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत है। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया था, यह आपका गलत है, ठीक है। गलत क्यों है? क्योंकि स्वदेशी आंदोलन में जो आपके विदेशी वस्त्रों की जो होली जलाई गई थी, ठीक है, विदेशी वस्त्रों को जो जलाया गया था, इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी कहा था। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है, ठीक है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, उसके जो आर्थिक पक्ष है उसका समर्थन नहीं किया था, ठीक है। सही आंसर डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब से कब थी? यह जो है 12 मार्च से 5 अप्रैल तक, 5 अप्रैल तक, ठीक है, 1930। पूना समझौता अभी ऊपर हम लोग देखे हैं 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना समझौता। सांप्रदायिक निर्णय इसकी घोषणा की गई थी 16 अगस्त 1932 को इसकी घोषणा की गई थी।
और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, और कुल के हिसाब से लगाना है तो हो जाएगा 1 4 2 3 ऑप्शन है, ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। ख्याल गायन, ख्याल गायन के जो क्षेत्र हैं, ख्याल का जो क्षेत्र है इसके जो कलाकार हैं वो आपके सूरज खान है। पखावज के पंडित अयोध्या प्रसाद है। वीणा वादन की बात करें तो सादिक अली खां, और तबला जो है वीरू मिश्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 3 2 4 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इंदु प्रकाश एमजी रानाडे, नेटिव ओपिनियन बीएन मांडलिक, बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले और इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर। यह कुछ किताबें हैं और इसके रचयिता दिए गए हैं। ठीक है, रचनाकार। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉम्बे क्रॉनिकल की रचना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा नहीं की गई थी। इसकी रचना जो है फिरोज शाह मेहता ने की थी। ठीक है, किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने। फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी विकल्प सही है। भारत की अवस्थिति के विस्तार के बारे में देखिए, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है और भारत की असल सीमा 8 पड़ोसी देशों से लगती है। कौन सा विकल्प इसका सही है ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की अगर हम बात करेंगे, भारत 32,37,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में शामिल है और भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, न कि 5वां। ठीक है, 7वां तो आपका पहला गलत हो जाएगा। और बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, उसके बाद आपका भारत है। ठीक है, मुख्य भूमि लक्षद्वीप द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसकी जो तटरेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, और भारत के साथ असली सीमा साझा करने वाले जो देश हैं वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है। अर्थात भारत की जो स्थलीय सीमा है वह 8 देशों नहीं बल्कि 7 देशों के साथ लगती है। ठीक है, और भारत विश्व में 5वां सबसे बड़ा देश है। ठीक, 5वां सबसे बड़ा देश है। तो याद रखिएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही, बाकी पहला और तीसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पश्चिमी घाट के नाईमुडी और दोदा बेट्टा पर्वतीय चोटियां अन्नामलाई पहाड़ी पर है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर कम होती जाती है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ी पर एक दूसरे से मिलते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है। पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो नदियां हैं, पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है क्योंकि ज्यादातर नदियां पूर्व से पश्चिम से प्रवाहित होकर के पूर्व की तरफ जाती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है। ठीक है, तो इधर की जो पश्चिमी घाट है आपकी, जो आपका पश्चिमी घाट है, ठीक है, एक सेकेंड, जो आपका ये पश्चिमी घाट है इसकी जो चौड़ाई है ये पूर्वी घाट से अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, पूर्वी घाट से अधिक देखने को मिलती है। यही वजह है कि ज्यादातर नदियां पश्चिम से प्रवाहित होकर के पूर्व की दिशा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है। ठीक, और तो इसमें आपका तीसरा सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर कम होती जाती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर जैसे हम जाएंगे बढ़ती जाती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है इसकी ऊंचाई। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर इसका बी है, तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला आपका गलत रहेगा। ठीक है, पहला गलत क्यों है? क्योंकि यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है, न कि सोन। और यमुना का जो स्रोत है यमुनोत्री हिमनद से होता है जो हिमालय की बंदरपुर श्रेणी में स्थित है और प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में यह गंगा में मिल जाती है। सोन नदी यह दक्षिण तट पर गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है और यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। महानंदा गंगा की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है और यह दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और यह पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिल जाती है और यह गंगा में बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। ये भी याद रखिएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रीष्म ऋतु के बारे में सही है? भारत में ग्रीष्म ऋतु में तापमान उत्तरी भारत से दक्षिण भारत की ओर बढ़ता है। भारत के उत्तर पश्चिम में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र
ITCZ जो है इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। यह क्षेत्र दोपहर के बाद लू चलता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम रहता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा तीसरा सही, पहला गलत है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में तापमान उत्तरी भारत से दक्षिण भारत की ओर बढ़ता है, आपका गलत है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो भारत के ऊपर ग्रीष्म ऋतु जो है, ग्रीष्म ऋतु में भारत के ऊपर लो प्रेशर और जो आपका समुद्री क्षेत्र है यहाँ पे हाई प्रेशर का विकास होता है। ठीक है, हाई प्रेशर का विकास होता है। हवाएं जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, मतलब ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं हैं यह समुद्रों से अफ्लो की ओर चलती हैं। ठीक है, न कि ग्रीष्म ऋतु तापमान उत्तरी भारत से दक्षिण भारत, मतलब दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर चलती है। ठीक है, समुद्री क्षेत्र से उत्तर भारत की ओर चलती है और यह जो है यहाँ पे तापमान अधिक होता है जिससे यह आर्द्रता ग्रहण करके लेके जाती है और यहाँ पे जो है संघनन को प्राप्त करके वर्षा करती है। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से ड्रिप सिंचाई के बारे में देखिए। इससे के द्वारा जो है खरपतवार में कमी आती है, मृदा लवणता में कमी आती है, मृदा अपरदन में कमी आती है। कूट के हिसाब से आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन, सभी विकल्प सही है। इसमें जो है आपका देखिए सभी विकल्प आपके सही हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति से क्या होता है कि खरपतवार केवल पौधों तक ही सिंचाई के पौधे जो हैं यहाँ पे बूंद के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, जिससे खरपतवार में कमी आती है। उर्वरक वगैरह है अगर छीटा जाए तो पूरे खेत में छिड़केंगे हम। ठीक है, लेकिन वैसे क्या है कि केवल पौधों को ही उर्वरक की आपूर्ति कराई जाती है। ठीक है, तो उर्वरक की खपत भी कम होती है और इससे लवणीयता में भी कमी होती है। ठीक है, तो इसमें जो सारे ऑप्शन गलत दिए हैं यहाँ पे 1, 2 और 3 होना चाहिए, 1, 2 और 3 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत के रूप में जैव ईंधन के उपयोग से संबंधित है? सड़े हुए कचरे, कृषि और मानव अपशिष्ट से प्राप्त बायोगैस, पौध सामग्री के सुगर घटकों के किण्वन से प्राप्त बायो इथेनॉल, वनस्पति तेल, पशु वसा या डीजल यौगिक के रूप में प्रयुक्त पुनर्चक्रित गैस या ग्रीस से प्राप्त बायोडीजल, वनों की अपशिष्ट से प्राप्त कोल बेड मीथेन। इनमें से कौन जो है ऊर्जा स्रोत के रूप में जैव ईंधन का उपयोग हो सकता है, ये आपको बताना है कूट के हिसाब से। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला दूसरा तीसरा सही, चौथा गलत है। वनों के अपशिष्ट से प्राप्त कोलबेड मीथेन यह नहीं होगा। ठीक है, कोलबेड मीथेन की बात करें तो यह प्राकृतिक गैस का एक रूप है जिसे कोलबेड से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, एल्यूमिनियम उद्योग, उसका केंद्र और तांबा जस्ता जूट, इसके जो केंद्र हैं उससे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, उससे आपको सम्मिलित करना है। देखिए एल्यूमिनियम उद्योग, यह जो है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए आपका जेके नगर है। ठीक, तांबा के लिए मलाजखंड और जस्ता टुंड्रा, जूट भाटपाड़ा। ठीक है, जूट भाटपाड़ा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, सॉरी 3, 1, 2, 4। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 3, 1, 2, 4, ऑप्शन बी सही है। ठीक, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सुमिलित नहीं है? नेशनल वाटरवे 2 कोटपुरम से कोल्लम, नेशनल वाटरवे 3 जो है सादिया से दुबई तक है, नेशनल वाटरवे इलाहाबाद से हल्दिया और नेशनल वाटरवे 4 काकीनाडा और पुदुचेरी। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेशनल ए मतलब जो है आपका पहला और दूसरा गलत है। ठीक है, नेशनल वाटरवे ए जो है यह इलाहाबाद से हल्दिया तक है। ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक है। नेशनल वाटरवे, नेशनल वाटरवे की अगर हम बात करें, इसमें आपको कौन सुमिलित नहीं है ये बताना है ना, तो पहला दूसरा गलत है। ठीक है, नेशनल वाटरवे फर्स्ट इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में बात बिल्कुल सही है और दूसरा जो है यह सादिया से धुबरी तक है, सादिया से धुबरी तक है। ठीक है, और 3 जो है यह कोट्टपुरम से कोल्लम तक है। ठीक है, और 4 जो है काकीनाडा से पुदुचेरी तक है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा, पहला दूसरा गलत है, तीसरा चौथा सही हो जाएगा। लद्दाख क्षेत्र के बारे में देखिए, लद्दाख घाटी में सरपत, विलो और पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग या तो हिंदू हैं, यहाँ के अधिकांश लोग या तो हिंदू हैं या जैन। लद्दाख के क्षेत्र के बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। यहाँ के अधिकांश लोग या तो हिंदू हैं या जैन, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुस्लिम है, या तो मुस्लिम है या फिर बौद्ध है। ठीक है, तो सही आंसर
आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, अरोरा केवल मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में ही देखा जा सकता है। सौर पवन और मैग्नेटोस्फेरिक सौर पवन और मैग्नेटोस्फेरिक प्लाज्मा के एक दूसरे को आकर्षित करने से अरोरा उत्पन्न होता है। अरोरा केवल उत्तरी गोलार्ध में ही देखा जा सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दूसरा सही है, पहला और तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अरोरा जिसे यह जो है अगर हम बात करें तो यह जो है आयरमंडल में देखने को मिलता है। यह आयरमंडल में देखने को मिलता है और इसे अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस के नाम से जाना जाता है। उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालिस और दक्षिण ध्रुव पर इसे अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहा जाता है। तो यह केवल उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक, और अरोरा केवल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ही देखा जा सकता है, ये बात भी आपका गलत है। ठीक है, अरोरा की अगर हम बात करें, यह कॉस्मिक किरण है, यह कॉस्मिक किरण है और उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में होता है और यह मुख्य रूप से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में देखा जाता है, न कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, बाकी अरोरा बोरियालिस अरोरा ऑस्ट्रियालिस के नाम से इसे जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चना एक उपोष्ण कटिबंधीय वर्षा आधारित फसल है जो भारत के मध्य पश्चिम और उत्तर पश्चिम भागों में बोई जाती है। उत्तर पश्चिम के राज्यों में हरित क्रांति के परिणामस्वरूप चने के फसल क्षेत्र में संकुचन की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। समानता चना की उत्पादकता निम्न है। सिंचित क्षेत्रों में इसकी उत्पादकता में वर्ष दर वर्ष उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चना की बात करें तो यह एक उष्ण कटिबंधीय पौधा नहीं बल्कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का फसल है। वर्षाधारित फसल है। देश के मध्य और पश्चिम तटीय मुख्य रूप से पश्चिमी भागों में रबी ऋतु के अंतर्गत इसे बोया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। जो कुछ हस्तांतरित कृषि है और देश दिया है, कहाँ पे इसे किस नाम से जाना जाता है उसे सम्मिलित करना। मिल्पा, हस्तांतरित कृषि को मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। मैक्सिको में कहा जाता है मिल्पा। कोनुको कहाँ का? वेनेजुएला में इसे कोनुको कहा जाता है। रोका कहाँ पे कहा जाता है? ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को रोका कहा जाता है और कांगो घाटी में इसे मशोले कहा जाता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर अब हो जाएगा 3 2 1 4 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। तापमान प्रतिलोमन के बारे में देखिए, इसके लिए जो आदर्श परिस्थितियां हैं वो कौन सी हैं? मेघाच्छादन रात, तेज हवा, जाड़े की लंबी रात और ठंडी शुष्क हवा। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 और 4। जाड़े की लंबी रात और ठंडी शुष्क हवा तापीय प्रतिलोमन के लिए। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। चक्रवात की वाताक्षी के अंदर तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। इसे आपको बताना है कूट के हिसाब से कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ठीक है, केवल दूसरा सही है। जेट स्ट्रीम की बात करें, यह क्षोभ मंडल में लगभग 8 से लेकर के 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर सकरी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में उत्पन्न होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो तापमान है लगभग 20 डिग्री अक्षांशों ध्रुवों के मध्य जो है यह उत्पन्न होता है। केवल उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के केंद्र या मध्य अक्षांश या मध्य भाग में चक्रवात की आग अर्थात वाताक्ष उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र में वायु का जो आरोहण है नहीं होता है, जिस कारण वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बनी रहती है। चक्रवात की जो वाताक्षी है इसके अंदर का तापमान आसपास के तापमान से अधिक होता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, विषुवत रेखी विषुवत रेखी जो है विषुवत रेखी क्षेत्र, यहाँ पे क्या सी स्थिति देखने को मिलती है? गर्म और उमस वाला क्षेत्र और कटक शीत ऋतु। ठीक है, यह जो है आपका विश्व रेखी क्षेत्र आ जाएगा। प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा आपका ज्वालवृत्त। ठीक है, ज्वालवृत्त आ जाएगा। मध्य अटलांटिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा जलमग्न पर्वत श्रृंखला और ऑरोग्राफी के अंतर्गत पहाड़ी इलाकों में आर्द्र हवा की गतिविधि। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में आर्द्र हवा की गतिविधि। ठीक, इसका जो सही आंसर है 3 4 2 1 ऑप्शन है। 3 4 2 1 ऑप्शन ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आर्कटिक क्षेत्र के पादपों की अनुकूल है? केवल गहरे जड़ प्रणाली वाले पादप ही आर्कटिक क्षेत्र में उग सकते हैं। आर्कटिक पादपों में वृद्धि काल बहुत छोटा होता है। अत्यंत कम तापमान पर प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। केवल गहरे जड़ प्रणाली वाली पादप देखने को मिले, आपका गलत है। गहरी जड़ प्रणाली वाली पादप जो है यह मरुस्थलीय क्षेत्रों के जो पादप है इनकी विशेषता है। ठीक है, यहाँ के जो जड़ होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इनका जो प्रसार है, इनका जो फैलाव है बहुत दूर तक नहीं होता है, तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से कौन इसमें से सम्मिलित नहीं है? ग्रैंड कूली कोलंबिया में है, हूवर बांध है टेनेसी नदी पर, नुरेक बांध बक्स नदी पर और काहोरा या काबोरा बांध है जाम्बेची नदी पर। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हूवर बांध का क्या बात करें, हूवर बांध का जो निर्माण है कोलोराडो नदी पर किया गया है। ठीक है, कोलोराडो नदी पर हूवर बांध का निर्माण किया गया। ठीक, बाकी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर के जल में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। इसमें अत्यधिक लवणता का कारण क्या है? उच्च तापमान, अत्यधिक वाष्पीकरण, सारगैसो सागर के जल का शेष जल से मिश्रण न होना। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, तीनों विकल्प सही है। ठीक है, देखिए उच्च तापमान यहाँ पे देखने को मिलता है, बात बिल्कुल सही है। अत्यधिक वाष्पीकरण होता है, ये बात भी सही है। सरगैसो सागर के जल का शेष जल से मिश्रित न होना, इसका मतलब क्या है? जैसे सरगैसो सागर जहाँ पे है, ठीक है, वहां पे गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा एक दूसरे से मिलने का प्रयास करते, लेकिन पूर्ण रूप से मिल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो वही है कि सरगैसो सागर के जल का शेष जल से मिश्रित न होना। सही आंसर सी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है। कोरियोलिस बल के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। कोरियोलिस बल का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक और विषुवत वृत्त पर 0 होता है। कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। कोरियोलिस बल का मान सबसे अधिक होता है दक्षिणी गोलार्ध ध्रुवों पर। ठीक है, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम देखने को मिलता है। और कोरियोलिस बल के माध्यम से या इसके प्रभाव के कारण ही जो हवाएं हैं अपनी मूल दिशा से उत्तरी गोलार्ध में या दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। ठीक, सही आंसर इसका सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा खुला सागरीय बंदरगाह है? हल्दिया, मुंबई, चेन्नई या फिर विशाखापट्टनम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह या पूर्वी तट पर स्थित मुंबई के बाद भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह है। यह एक खुला बंदरगाह है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, इसका जो विस्तार है मुख्य रूप से 200 समुद्री एकड़ 200 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। भारत की राजव्यवस्था के संदर्भ में देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती है। संसद केवल लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना होता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का आपको चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा और चौथा गलत है। ठीक है, मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। और संसद जो बनता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिल करके संसद का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। और संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर के बनेगा। इसका जो उल्लेख किया गया किसमें किया गया? इसका उल्लेख 79 आर्टिकल 79 में किया गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, शोषण के खिलाफ अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार के बारे में देखिए, मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध, किसी किस्म के बेगार या जबरन काम करवाने का निषेध, बंधुआ मजदूरी पर रोक, बाल मजदूरी पर रोक, शिक्षा का अधिकार। कौन इसमें से शोषण के अधिकार से संबंधित है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 जो है यह शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसके अंतर्गत आता है। सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किसी के साथ इसलिए अलग बर्ताव करना कि उसका जन्म किसी खास धर्म, नस्ल, जाति या लिंग में हुआ है, असमानता के इस आधारों को अस्वीकार करना चाहिए। समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी नहीं है। समानता के आदर्श से जुड़े होने का यह मतलब नहीं है कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन कर दिया जाए। समानता का मतलब है कि व्यक्ति के साथ जो व्यवहार किया जाए और उसे जो भी अवसर प्राप्त हो वे जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होना चाहिए। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी नहीं है, बात आपका गलत है। ठीक है, समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी है क्योंकि समाज में सभी कार्य एक ही प्रकार के लोगों द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, दूसरा गलत है, बाकी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, किसी भी देश का संविधान उस देश के नागरिकों की आकांक्षाओं का पिटारा है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतों और शिक्षा सहित गरिमा और सामाजिक आत्म सम्मान से लिबरेज जीवन जीने हेतु सभी आधार प्राप्त होने चाहिए। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों
ठीक है, आर ए की सही व्याख्या करता है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करना है। निम्नलिखित जो युग्म दिए गए हैं उन्हें आपको सुमेलित करना है। अभियुक्तों और सजा, अभियुक्त और सजा पाए लोगों के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार, कोई भी पेशा चुनने एवं व्यापार करने का अधिकार, इन्हें जो है आपको सुमेलित करना है एक दूसरे से। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें हो जाएगा आपका अभियुक्तों और सजा पर लोगों के अधिकार। इसका जो अधिकार है किसके अंतर्गत दिया गया है, यह जो है आपको प्राप्त है अनुच्छेद 22 के तहत। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 ए में है। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार इसे दिया गया है और का 19 बी के अंतर्गत। और कोई भी पेशा चुनने का अधिकार अनुच्छेद 19 फर्स्ट जी के अंतर्गत दिया गया। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 2 4 1 ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। एक सेकेंड सॉरी, इसका सही आंसर डी नहीं होगा यार, ए होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा विकल्प है। इसका गठन 1993 में किया गया था। इसका अध्यक्ष केवल सर्वोच्च न्यायालय का है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही है, कोर्ट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश को भी मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। इस व्यवस्था के तहत संसदीय व्यवस्था में आमतौर पर प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। और इस व्यवस्था में देश के प्रमुख के रूप में राजा या राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, कोर्ट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। कोर्ट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के सन भारतीय 1973 में आया था। सर्वोच्च न्यायालय ही यह घोषित करता है कि कौन सा भाग संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और कौन नहीं है। कार्यपालिका को इस विषय में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कोई नहीं, मतलब दोनों विकल्प सही है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। युद्ध और शांति, मजदूर संघ, विदेश मामला, वन, शिक्षा, स्थानीय शासन। कौन इसमें से समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 4 5। ठीक है, संघ सूची सॉरी मजदूरी संघ हो गया, उसके साथ साथ आपका वन हो गया और स्थानीय शासन, ये सभी जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होती है। भारत के चुनाव आयुक्त की तरह प्रदेश चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और पंचायतों के निर्वाचन के लिए एक राज्य निर्वाचन आयुक्त के गठन की बात जो है यह की गई है अनुच्छेद 243 सब क्लोज के में। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी क्रांति के बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता नहीं देने वाले देश में से एक था। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख नेता चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया था 1954 में। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, चीनी क्रांति का जो 1949 में हुआ था। भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में शामिल था। ठीक है, सही आंसर इसका बी, दूसरा सही, पहला गलत है। भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई थी। ठीक है, विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा ताकतवर देश पर निर्भर होते हैं। विकासशील देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने सरोकारों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों का अभाव होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, कथन और कारण दोनों सही है, आगे की सही व्याख्या करता है। बीबी गिरी के बारे में देखिए।
यह सिलोन श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त थे। यह केंद्रीय मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री रहने के साथ उत्तर प्रदेश, केरल, मैसूर, कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे हैं। यह राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा गांधी के समर्थन से विजयी हुए थे। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही है। बीबी गिरी के बारे में सभी विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। पंजाब राज्य के बारे में कौन सा विकल्प सही है? देखिए 1970 1970 के दशक में अकालियों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्त की मांग की। 1973 में आनंदपुर साहिब में हुए एक सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव की मांग में केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की बात की गई। यह प्रस्ताव संघवाद को मजबूत करने की अपील करता था, किंतु इसे एक अलग सिख राष्ट्र की मांग के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को 1972 में राज्य बनाया गया, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1986 में राज्य का दर्जा दिया गया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और दूसरा तो सही है, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को जो राज्य का दर्जा दिया गया था 1986 नहीं बल्कि 1987 में दिया गया था। ठीक है, 1987 में। तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझाव के बारे में कौन सा कथन सही है? इस वस्तु उन्मुख होना चाहिए, इस जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 2, 3, 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है, पहला गलत है। इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, बात आपका गलत है। ठीक है, इसके उन्होंने अमर्त्य सेन द्वारा कल्याणकारी अर्थशास्त्र की बात की गई थी और इन्होंने कहा था कि आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य मानवीय विकास का होना चाहिए। ठीक है, यह वस्तु उन्मुख न होकर के जन उन्मुख होना चाहिए। ठीक है, पहला गलत है, बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा सही हो जाएगा। वित्त आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, 26/1/1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें क्या पूछा है? कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सभी विकल्प गलत है। ठीक है, देखिए वित्त आयोग की बात करें, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ये बात सही है। वित्त आयोग जिसका उल्लेख 280 में किया गया है, एक संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग की बात करें तो यह संवैधानिक संस्था, ये बात भी आपका गलत है। ठीक है, और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह 1 जनवरी 1949 को किया गया था, 1949 को। ठीक है, तो तीनों विकल्प गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, अंधत्व नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी 1976 में की गई थी। समन्वित बाल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1975 में। ठीक है, 1975 में की गई थी। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम की शुरुआत 1983 में की गई थी और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन से। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, 9वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 9वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एनके पी साल्वे। 10वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी पंत। 11वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है यह एम खुसरो थे और 12वीं सिंह रंगराजन। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका 1, 3, 4 ऑप्शन ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अल्प आय वाले देशों के लिए सिंचाई, परिवहन और बिजली जैसी बुनियादी आधारित संचार सेवाएं महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था परिपक्व होती है, कृषि की हिस्सेदारी अधिक होती जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उसने, पहला आपका सही, दूसरा गलत है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था परिपक्व होती है, ठीक है, जैसे जो है जो उद्योगों का विकास होता है, ठीक है, वैसे वैसे कृषि का जो योगदान है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख लक्ष्य समृद्धि के बारे में देखिए। समृद्धि का अभिप्राय है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। आर्थिक समृद्धि का प्रामाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि को माना जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प इसका सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुली अर्थव्यवस्था में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है। खुली अर्थव्यवस्था से भारत विश्व के अन्य देशों में उत्पादित वस्तुओं का उपभोग कर सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। जब अर्थव्यवस्था में व्यापार घाटा और बजटीय घाटा दोनों हो तब उसे दोहरा घाटा कहा जाता है। दोहरा घाटा होने की स्थिति में पूंजी स्टॉक में तेजी से वृद्धि नहीं होगी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों विकल्प सही और आर की सही व्याख्या करते हैं। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में व्यापार घाटा के साथ साथ बजटीय घाटा होता है इसे दोहरी घाटा कहते हैं। और दोहरी घाटा के कंडीशन में पूंजी स्टॉक में वृद्धि नहीं होती, उसमें कमी होती है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत द्वारा सामाजिक बैंकिंग प्रारंभ करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उद्देश्य हो सकता है? छोटे सीमांत किसानों को महाजनों के ऋण कुचक्र से मुक्त करने के लिए, ग्रामीण सहायक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, पारिवारिक परिवहन या पारिवारिक निर्वाह खर्च के लिए। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत है। पारिवारिक निर्वाह खर्च के लिए नहीं है। ठीक है, पारिवारिक निर्वाह खर्च के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो पहला दूसरा आपका सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा विकल्प इसमें से सही है? आयात प्रतिस्थापन की नीति के तहत आयात को प्रोत्साहित किया जाता है। आजादी के बाद सरकार द्वारा व्यापारी की नीति के तहत आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही, पहला गलत है। आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य आयात को हतोत्साहित कर जरूरत के सामानों की जो आपूर्ति है घरेलू उत्पादन के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, घरेलू उत्पादन के माध्यम से किया जाता है। तो पहला, ठीक है, पहला गलत हो जाएगा और दूसरा आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित, कुछ भौतिक राशियां दी गई है और उसका मात्रक दिया गया है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें त्वरण त्वरण का सॉरी त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण की मात्रक की बात करें तो मीटर प्रति सेकेंड जो है यह त्वरण का मात्रक है। ठीक है, बल का मात्रक यह होता है आपका न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। सही आंसर इसका 4, 3, 1, 2 ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही। इंटरनेट कैसे कार्य करता है? इंटरनेट की अगर हम बात करें तो यह केवल पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। काकरापारा, काकरापारा की अगर हम बात करें तो यह एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, काकरापारा। पोखरण, पोखरण की अगर हम बात करें परमाणु बम विस्फोट स्थल। थुम्बा, थुम्बा की बात करें तो यह जो है रॉकेट प्रमोशन केंद्र और श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रमोशन केंद्र। ठीक, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 1, 2, 4 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है ये आपको बताना है। ठीक, मतलब सही सुमेलित करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, एक्सरे की खोज की अगर हम बात करें तो विल्हेम रॉन्टजेन ने किया था। ठीक, और चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तो भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है जिसको जंग कहा जाता है। जंग अर्थात भूरा पाउडर पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला तो सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत है क्योंकि अगर हम बात करें इसकी, रेनिन एक टैनिन पौधे द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ है जिसमें भूरे रंग का टैनिन चर्म शोधन में प्रयुक्त रोगन की प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, टैनिन का जंग लगने की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। ठीक है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा इसका रासायनिक नाम क्या है? वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। और कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा को कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट और हाइपो सोडियम थायोसल्फेट। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4, 1, 2, 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। गैसोहॉल बेंजीन और एल्कोहल का मिश्रण है। भूतापी ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 3, 4 सही है, दूसरा गलत है। गैसोहॉल बेंजीन और एल्कोहल का मिश्रण होता है, बात आपका गलत है। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें गैसोहॉल, गैसोहॉल जो है इसमें 10% निर्जल इथेनॉल और 90% गैसोलीन का मिश्रण रहता है। ठीक है, तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? बात करें अगर टेक्नोलॉजी दिवस की
ठीक है। टेक्नोलॉजी दिवस की अगर हम बात करें तो यह जो है आपको मनाया जाता है, एक सेकंड इसको देखें, देखिए 11 मई को मनाया जाता है आपका टेक्नोलॉजी दिवस। ठीक है, देखिए टेक्नोलॉजी दिवस जो है यह 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई को टेक्नोलॉजी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपका फोटोग्राफी दिवस है, विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है यह 19 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक। नेशनल स्पोर्ट दिवस की बात करें, नेशनल स्पोर्ट दिवस जो है, ठीक है, यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। नागासाकी दिवस यह मनाया जाता है 9 अगस्त को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 3 4 2 1 ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? अमरबेल तना परजीवी है, चंदन है जड़ परजीवी, आर्किड अधिपादप एपिफाइट है और घटपर्णी है जलोदभित। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी घटपर्णी, जिसे नेपेंथिस भी कहा जाता है। यह एक कीट भक्षी पौधा है। ऑप्शन डी गलत है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, विटामिन के, विटामिन के की बात करें, इसका जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है आपका अल्फा अल्फा। विटामिन डी का महत्वपूर्ण स्रोत है कॉड या करी तेल, सूर्य प्रकाश। ठीक है, विटामिन ई की बात करें, गेहूं भ्रूण तेल है और विटामिन सी नींबू है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 3 1 2 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कार्ब दोनों सही और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है और यह क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। यह किसकी विशेषता है? देखिए, यह जो बात कर रहा है वो अग्नाशय की बात कर रहा है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। गहरी फसलों के उगाने के बाद कम गहरी जो जड़ वाली फसल होती है उन्हें उगाने के बाद कम गहरी जड़ वाली फसलों को उगाना चाहिए, जिससे कि मिट्टी की जो उर्वरता है वो बनी रहती है। ठीक है, और फलीदार फसलों के बाद गैर फलीदार फसलों को उगाया जाना चाहिए, जिससे कि उनकी उर्वरता बनी रहे। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। मलेरिया, मलेरिया की बात करें, यह क्या है? मलेरिया जो है यह रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। फाइलेरिया की बात करें, यह जो है लसिका ग्रंथ को प्रभावित करता है। और एंसेफेलाइटिस, एंसेफेलाइटिस जो है यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है और ल्यूकेमिया बोन मैरो को प्रभावित करता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 4 2 1 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, हड्डियों में जो उपस्थित यौगिक होता है, हड्डियों में उपस्थित जो यौगिक होता है वो कौन सा यौगिक होता है? यह होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक, उसके बाद आपका सिरका में जो उपस्थित अम्ल है, सिरका में उपस्थित अम्ल होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल होता है। दूध खट्टा होता है किसकी वजह से? दूध जो खट्टा होता है वह लैक्टिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड के कारण दूध खट्टा होता है। फलों का पकना एथिलीन के कारण। ठीक है, इसका जो सही आंसर है 4 3 1 2 ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था 1979 में। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 और कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा विकल्प इसका सही है? वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात यही आपका गलत है। कार्बन व्यापार की बात करें, कार्बन व्यापार यह क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल से, और यह कहाँ पे है? जापान में। ठीक, जापान में है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में उच्चतम है किस राज्य में? अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत की दृष्टि से किस राज्य में सबसे अधिक है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब में। ऑप्शन सी। जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो वो हो जाएगा एमपी। ठीक है, एमपी। और प्रतिशतता की दृष्टि से करें तो हो जाएगा आपका पंजाब। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित सामाजिक यौन अनुपात 2021 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों का अवर जो क्रम है उसका सही अनुक्रम क्या होगा? सही जो क्रम है क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश।
ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर 2011 में सबसे अधिक थी? निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर 2011 में सबसे अधिक थी? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मिजोरम या फिर चंडीगढ़। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम में। ठीक है, ऑप्शन सी। तमिलनाडु की अगर हम बात करें, इसका कितना है? 73.4% है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो यह आपका 75.9% है। मिजोरम का जो है यह 89.9% है। और चंडीगढ़ का है 81.2%। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्था का सही क्रम है? जैविक क्रम की जो प्रावस्था है उसका सही क्रम क्या होगा? देखिए, इसका जो सही क्रम है वो हो जाएगा आपका नग्नीकरण, फिर प्रवास, उसके बाद स्थानापन्न होगा, फिर उसकी प्रतिक्रिया, उसके बाद होगा स्त्रीकरण। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित है। वन क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि में नकारात्मक संबंध होता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कार्य दोनों सारी की सही व्याख्या करते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होगी, लोगों के रहने के लिए जगह की जो अधिवास की जरूरत होगी, तो ये जो है जंगलों में कटौती करेंगे, वनों को काटेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होगी, जो वन क्षेत्र है उसमें ह्रास देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसमें नकारात्मक संबंध होता है। सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। असम में क्या है? असम की बात करें तो मानस है असम में। उड़ीसा में है सिमलीपाल, सिमलीपाल है। और बादीपुर है कर्नाटक में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 2, 4, 3, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। खनिज की बात करें या समाप्त होने योग्य है। सौर ऊर्जा समाप्त होने योग्य नहीं है। बायोगैस की बात करें, बायोगैस जो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। और वन अपरोपण जो है या वर्षा इसके लिए क्या है उत्तरदायी, मतलब वर्षा इससे होती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका 3, 4, 2, 1, ऑप्शन है। ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। ठीक, हाँ, पोषण का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे है? देखिए, पोषण के राष्ट्रीय संस्थान की अगर हम बात करें, पोषण का जो राष्ट्रीय संस्थान है ये आपके हैदराबाद में है। ठीक है, भारत का वन्यजीव संस्थान कहाँ पे है? भारतीय वन्यजीव संस्थान है आपके देहरादून में। ठीक है, देहरादून में है। ठीक, और आयुर्वेद देखिए इससे क्या, पोषण राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में, भारतीय वन्यजीव संस्थान है देहरादून में। आयुर्वेद राष्ट्रीय संस्थान ये आपके जयपुर में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी है पुणे में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 3, 2, 1, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना, वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पहला और चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, पहला और चौथा सही है। ठीक, और बाकी अगर हम बात करें, राष्ट्रीय वन नीति 1988 जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना और देश की कुल भूमि के लगभग 1/3 क्षेत्र को वनाच्छादित करना था। ठीक है, यह राष्ट्रीय वन नीति 1988 का था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। 84 गुंबद कहाँ पे है? 84 गुंबद की अगर हम बात करें, 84 गुंबद है जालौन में। जामा मस्जिद है आपके मुरादाबाद में। बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? बौद्ध स्तूप है कुशीनगर में। और कामतगिरी पर्वत है चित्रकूट में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 4, 3, 2, 1, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। अंबेडकर नगर, इसका जो मुख्यालय है अकबरपुर में है। कानपुर देहात का है अकबरपुर माती। जालौन का मुख्यालय है उरई में। और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 3, 1, 4, 2, ऑप्शन डी इसका सही है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सोनभद्र यह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है।
इलाहाबाद की बात करें तो सीधे वाले बालू के लिए, ललितपुर तांबा के लिए और मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 4 3 2 1 ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सबमिट करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। भारतीय देवी पाटन मेला, देवी पाटन मेला ये कहाँ पे है? देवी पाटन मेला जो लगता है अब बलरामपुर में लगता है। काम्पीले मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में। बटेश्वर मेला लगता है आगरा में और ददरी मेला बलिया में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 2 3 1 4 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सबमिट करना है। ठीक है, आईआईवीआर, आईआईवीआर की बात करें, जिसे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहा जाता है, ये आपकी वाराणसी में है। ठीक है, आईआईपीआर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान या कानपुर में है। और आईआईएसआर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान या लखनऊ में। आईआईएचआर यह आपकी बेंगलुरु में है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 3 1 4 2। ठीक है, 3 1 4 2। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू है, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 132 का सही आंसर है ऑप्शन है 37। क्वेश्चन नंबर 133, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 26। क्वेश्चन नंबर आपका 134, क्वेश्चन नंबर जो 134 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 134 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25। क्वेश्चन नंबर 135 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 136, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137 का सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 138 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 140 आज का लास्ट क्वेश्चन जीएस वाले सेक्शन का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 216। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और इसमें हम लोग जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे। बाकी जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है इसको अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है, इसको अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देखिए, आवाज को लेकर के हो सकता है कि माइक में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आवाज को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम या कह सकते हैं कि थोड़ा जो है दिक्कत हो सकती है, तो इसे आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। बाकी कुछ जल्दी ही इसका कुछ समाधान किया जाएगा और इसके जो है अच्छे से मतलब आपकी आवाज प्रॉपरली परफेक्ट जो है आती रहे, क्लियर आती रहे, उसका ध्यान रखा जाएगा, उसका व्यवस्था जल्दी किया जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और किसी भी क्वेश्चन को लेकर के डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो लोग भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम पर आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है उसे अगली वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।